सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइना। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पैरा में क्या बोला गया है, यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी आपने काफ़ी तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स देखे होंगे। हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कांट सी, यानी लेकिन हालांकि क्या होता है कि और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे अराउंड होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली नहीं देख पाते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इन्हें क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। फॉर एग्जाम्पल, you might have observed that during the rainy season moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches। यानी आपने एग्जाम्पल के तौर पे क्या नोटिस करा होगा कि रेनिंग सीजन के दौरान, है ना, ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन जो मॉइस्ट ब्रेड होती है वो ना ख़राब हो जाती है। स्पॉइल्ड मतलब ख़राब हो जाती है, और उसका सरफेस कैसे कवर हो जाता है, ग्रेइश वाइट पैचेस से कवर हो जाता है। ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास। आप इन पैचेस को ना मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना। यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स, यानी फिर आप क्या देखोगे, उसमें छोटे छोटे टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स, है ना। टाइनी मतलब स्मॉल, है ना, छोटा, एंड ब्लैक मतलब ब्लैक और राउंडेड स्ट्रक्चर। डू यू नो व्हाट दी स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दे कम फ्रॉम। क्या आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर्स कहाँ से आते हैं और क्या है ये स्ट्रक्चर्स बेसिकली। तो हम इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसकी बात हमने करी कि हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, नॉर्मली हम इन्हें नहीं देख सकते इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो दो एक्टिविटी दी हुई हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्टिविटी 2.1 में, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर टू इट। यानी एक बीकर लेना, उसमें क्या करना, आप थोड़ी सी मॉइस्ट सॉइल डाल दो, थोड़ी सी गीली मिट्टी, है ना, और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लो। अब जब सॉइल पार्टिकल आपके सेटल डाउन हो जाएंगे एट दी बॉटम, है ना, सेटल डाउन हो जाएंगे जब, तो आप क्या करना, उसमें से ऑब्जर्व करना अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम दी बीकर, यानी बीकर में से एक ड्रॉप ऑफ वाटर को ऑब्जर्व करना, किसके अंडर, माइक्रोस्कोप के अंदर। और फिर देखना व्हाट डू यू सी, कि आपने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व करा। और एक्टिविटी 2.2 में आपसे क्या बोला गया है, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। अब क्या करना, आप थोड़ी सी कुछ बूंदें लेना पानी की, किससे, पॉन्ड से, और फिर स्प्रेड करना उसे ग्लास स्लाइड पे। एक ग्लास स्लाइड लेना, उसमें से पानी की कुछ बूंदें पॉन्ड से लेना और उस पर स्प्रेड कर देना, फैला देना, और फिर उसके बाद इसे ऑब्जर्व करना अंडर अ माइक्रोस्कोप। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड। क्या आप वो टाइनी ऑर्गेनिजम्स देख पा रहे हो जो कि वो अराउंड मूव कर रहे हैं उनके आसपास। So, these observations show that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into category of microbes। मतलब इसमें क्या है, जो ऑब्जर्वेशन दिख रही है उससे क्या पता लग रहा है कि जो वाटर और सॉइल है वो आपके काफ़ी टाइनी ऑर्गेनिज्म से भरा हुआ है। हालांकि आपके ये जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स है सारे माइक्रोब्स की कैटेगरी के अंडर नहीं आते, ठीक है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कांट बी सीन विद द अनएडेड आइज। यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स इतने छोटे होते हैं साइज में कि वो आपके अनएडेड आइज यानी नेकेड आइज से, नॉर्मल आइज से नहीं दिख सकते, हैं ना। विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास आपको नहीं दिख सकते। सम ऑफ दीज सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। यानी कि कुछ इसमें से ना आपके ब्रेड पे फंगस ग्रो करता है ना, जिसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हो। अदर्स कांट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, लेकिन बाकी आपके माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं दिख पाते। आप भले ही ब्रेड के जो फंगस है उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हो, लेकिन आपको वो बाकी नहीं दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, क्योंकि माइक्रो का मतलब ही स्मॉल होता है और काफ़ी स्मॉल होते हैं, नेकेड आइज से नहीं दिखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स, यानी 4 मेजर ग्रुप्स में ये क्लासिफाइड हैं, डिवाइडेड हैं। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। यानी ये ग्रुप्स क्या हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी, है ना। काफ़ी कॉमन है, आपको आगे की फिगर्स वगैरह में भी दिखाई देंगे, मैं आगे दिखाऊंगी आपको ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बात कर लेते हैं वायरसेस के बारे में।
अब वायरसेस क्या होते हैं, आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक यानी काफ़ी छोटे होते हैं साइज में, बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये बिल्कुल अलग होते हैं. दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिजम्स विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल. अब क्या करते हैं, हालांकि ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एक होस्ट ऑर्गेनिजम्स लिया, होस्ट ऑर्गेनिज्म लिया, लेट सपोज कुछ भी हो सकता है, या तो बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है. इसके अंदर ही ये ओनली क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, यानी अपना नंबर बढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं, है ना, इसके बाहर नहीं करेंगे रिप्रोड्यूस, इसके इनसाइड ही, इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म ही ये सिर्फ रिप्रोड्यूस करेंगे, जो कि बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल कुछ भी हो सकता है. सम ऑफ द वायरसेस आर शोन, वही आगे दिखाऊंगी आपको वायरसेस की भी इमेज. कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू जिसे कहते हैं, एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस. यानी वायरसेस से क्या क्या होता है, कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा वगैरह, फ्लू और कफ वगैरह ज़्यादातर कौन से कॉज करते हैं, वायरसेस कॉज करते हैं. सीरियस डिसीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस. यानी सीरियस बीमारियां, है ना, जैसे कि पोलियो हो गया आपका, चिकन पॉक्स हो गया, ये कौन कॉज करता है, वायरसेस कॉज करते हैं. ठीक है, ये याद रखना है आपको कि कौन सी डिसीजेज वायरसेस ने कॉज करी हैं. एंड आगे डिसीजेज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया, डायसेंट्री और जो मलेरिया वो कौन कॉज करता है, प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोअन्स आपके ये बीमारी कॉज करते हैं. वेयरएस टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड और टीबी, जो ट्यूबरक्लोसिस टीबी भी कहते हैं, ये बैक्टीरियल डिसीजेज है, कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया कॉज करता है. तो ये वाला पार्ट आपको याद करना है कि कौन सा वायरस से हो रहा है, कौन से प्रोटोजोआ, कौन से बैक्टीरियल डिसीजेस हैं. ठीक है, यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6th and 7th. आपने काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में पढ़ा भी होगा, थोड़ा बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में 6th and 7th क्लासेस में. आगे देखते हैं इमेजेस में, जैसे ये आपके क्या हैं, बैक्टीरिया हैं. ठीक है, ये आपकी एल्गी, एल्गी में क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा. प्रोटोजोआ में आपके अमीबा का एग्जाम्पल दे रखा है एंड पैरामीशियम का एग्जाम्पल दे रखा है. साथ ही साथ फंगी में ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परगिलस, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है. आप देख सकते हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकते हैं, तो आप अच्छे से इन इमेजेस को देख लीजिएगा. नेक्स्ट आता है आपका वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव. अब आपको पता चल गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल, यानी सिंगल सेल हो सकते हैं, यानी वन सेल, है ना, एक सेल, सिंपल, लाइक बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया क्या होता है, सिंगल सेल्ड होता है. ठीक है, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंजाई. यानी कुछ एल्गी, कुछ प्रोटोजोआ की तरह सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं. एल्गी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ सिंगल सेल, और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं. मल्टी सेलुलर कौन से, काफ़ी सारे एल्गी और फंजाई, ये सब क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं. ये आपको याद रखना है. दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी हर तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं. रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, यानी आइस कोल्ड क्लाइमेट हो चाहे हॉट स्प्रिंग हो, डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स, ये सभी इन्वायरमेंट को ये उसमें रह सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं अपने आप को. दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर भी पाए जाते हैं. सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे ग्रो करते हैं, वहीं आपके दूसरे और जो हैं वो फ्रीली घूमते हैं, है ना, मतलब कुछ तो ग्रो करेंगे किसी और ऑर्गेनिजम्स में, कुछ ऐसे ही फ्रीली घूमेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस. ठीक है, हमारे बारे में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में. सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज, यानी कुछ तो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे और कुछ क्या होंगे, हार्मफुल होंगे और बीमारियाँ कॉज करेंगे, है ना. ऐसे होता है ना, कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, है ना. तो कुछ हमारे लिए फ़ायदे वाले होते हैं, कुछ हमारे लिए नुकसान वाले होते हैं. ठीक है, तो इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में. फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से, फ्रेंड हैं तो मतलब अच्छे. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, जो काम में आ रहे हैं, है ना, काफ़ी पर्पसेस में ये यूज़ हो रहे हैं. दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक, यानी इसकी प्रिपरेशन में सबसे पहला तो ये है कि आपकी दही, ब्रेड, केक बनाने के काम आ रहे हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड
फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस, यानी एल्कोहल के प्रोडक्शन में भी ये काफ़ी यूज़ किया जाता है बहुत सालों से, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट को साफ करने के लिए भी इसे यूज़ किया गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्टेज, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फीसिस, फीसिस मतलब क्या होता है, वेस्ट, है ना, जो वेस्ट बॉडी वेस्ट होता है ना उसको कहते हैं, ठीक है। अब ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। अब क्या होता है, क्लीनिंग अप कैसे करता है, इन्वायरमेंट की सफाई कैसे करता है, ये बेसिकली क्या, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं आपके, जैसे वेजिटेबल के छिलके, है ना, आपके एनिमल्स के रिमेन, फीसेस जो बॉडी वेस्ट वगैरह होता है, उसको क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है, हार्मलेस यानी जो नुकसान नहीं देता है ना, और यूजेबल यानी जो काम में आए, उपयोग में आए, उन सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देता है। कौन करता है, बैक्टीरिया करता है, तो क्लीन अप में ही काम आया, है ना। रिकॉल दैट बैक्टीरिया और ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। आप इसको भी याद कर सकते हो कि बैक्टीरिया किस लिए, दवाइयों के बनाने के लिए भी यूज होता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। एक और यूज आ गया, एग्रीकल्चर में भी इसका यूज है कि ये सॉइल फर्टिलिटी बढ़ा देता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू। तो ये 5 आपके यूजेस हो गए, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहला मैंने आपको बताया था दही और ब्रेड बनाने के काम आता है, तो उसे देखते हैं। अब आपने क्लास 7th में क्या पढ़ा कि दूध को दही में कन्वर्ट हो जाता है, दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, किसके थ्रू, बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो लड़की है ये क्या बोल रही है, आई सॉ डैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू अ वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। मैंने देखा मेरी मम्मी को कि उन्होंने क्या करा, एक थोड़ा सा गर्म दूध लिया और उसमें दही मिक्स कर दी और दही अगले दिन के सेट होने के लिए रख दी। आई वंडर वाई, मतलब क्यों करा ये चीज़। तो फिर आगे देखते हैं। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। यानी कर्ड क्या करता है, कुछ सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंटेन करके रखता है। आउट ऑफ दीज जो कुछ बैक्टीरियम जैसे लैक्टोबैसिलस जो कि बेसिकली कर्ड फॉर्मेशन के लिए यूज होता है, प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क, यानी दूध में मल्टीप्लाई करता है। दूध में क्या करता है, मल्टीप्लाई का मतलब ग्रो करना, यानी अपने नंबर्स में इंक्रीज करना, नंबर बढ़ाना। एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, और फिर दूध में ये मल्टीप्लाई करता है और दही में कन्वर्ट हो जाता है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़, यानी बैक्टीरिया आपके चीज़ बनाने के लिए भी इन्वॉल्व होते हैं ना, चीज़ बनाने में भी हेल्प करते हैं। अचार, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, और काफ़ी फूड आइटम्स को भी बनाने में इन्वॉल्वमेंट रहती है इनकी। एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, है ना, एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट किसका है, ये रवा का, सूजी, इडली बनाते हो, भटूरा बनाते हो, है ना, इस कर्ड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। कैन यू गेस वाई, क्या आप गैस कर सकते हो क्यों। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन, यानी बैक्टीरिया और ईस्ट किस लिए यूजफुल और है, फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। यानी जो राइस इडली बनाते हैं ना, और डोसा बैटर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इसके फर्मेंटेशन के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 2.3 जिसमें बोला है टेक ½ kg फ्लावर, मतलब आधा किलो आपको फ्लावर लेना है, आटा ले लो या तो मैदा ले लो। ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर, इसमें क्या करो, अब थोड़ी सी शुगर ऐड कर लो और मिक्स कर लो वार्म वाटर के साथ, हल्के गर्म पानी के साथ। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक अ सॉफ्ट डो। अब क्या करो, आप थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ले लो ईस्ट पाउडर का और उसको क्या करा दो, नीड कर दो, है ना, मतलब जैसे आप आटा गूंथते हो ना, तो आटा गूंथ दो, सॉफ्ट डो बना दो। वॉट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 hours, यानी आप 2 घंटे बाद क्या ऑब्जर्व करोगे। डिड यू फाइंड दी डो राइजिंग, मतलब जब आपने उसे 2 घंटे के लिए छोड़ दिया ऐसे, तो अब आपको क्या दिख रहा है कि क्या वो डो राइज कर गया, यानी जो आटा आपने गूंदा था वो फूल गया, वो बेसिकली क्या हो गया, फूल गया, राइज हो गया, है ना। क्या आपने ये ऑब्जर्व करा, तो ये ऑब्जर्व क्यों करा है, देखो, तो ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब जो इसका कारण क्या है, जो ईस्ट है वो रिप्रोड्यूस करता है बहुत ही रैपिडली, यानी बहुत ही ज़्यादा फास्टली, जल्दी, एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, CO2 प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन के टाइम पे। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो, अब जो गैस की बबल्स है ना,
वो क्या कर देती है, डो जो आपका आटा गूंदा हुआ है उसको फिल कर लेती है एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, और फिर इसकी वॉल्यूम को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स, यानी यही आपका एक बेस बना देता है ईस्ट के यूजेस के लिए, है ना। ईस्ट का यूज़ होता है बेकिंग इंडस्ट्री वगैरह में, ब्रेड वगैरह बनाने में, पेस्ट्रीज वगैरह, केक्स वगैरह, इसलिए ईस्ट का यूज़ भी किया जाता है बेकिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब कमर्शियल यूज़ क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, विनेगर, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस लिए यूज़ करा है? लार्ज स्केल, यानी काफ़ी बड़े स्तर पे ये यूज़ किया गया है, काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है इसका। इसमें यूज़ होता है किस किस की? एल्कोहल की, वाइन वगैरह, एसिटिक एसिड जिसे विनेगर कहते हैं, है ना। ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन, यानी ईस्ट किस लिए यूज़ हो रहा है? आपके कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा है। किस चीज़ की? एल्कोहल एंड वाइन के लिए, इसके लिए इसे यूज़ किया जा रहा है ईस्ट को। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर, यानी इस पर्पस के लिए ईस्ट को क्या करा जा रहा है? नेचुरल शुगर्स पे ग्रो कराया जा रहा है। प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों पे क्या कराया जा रहा है? ईस्ट को ग्रो कराया जा रहा है पर्पसली। अब एक्टिविटी 2.4 में देखते हैं, पहले इस वाले पार्ट को कवर कर लेते हैं। दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल। हाँ, पहले ये एक्टिविटी करनी है, यस यस एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी 2.4 में टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर, यानी आपको 500 ml का बीकर लेना है और 3/4 पानी के साथ फिल कर लेना है। डिजॉल्व 2 to 3 टीस्पून ऑफ शुगर, आपको शुगर डिजॉल्व करनी है। ऐड हाफ अ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर, यानी आधा चम्मच आपको ईस्ट पाउडर उसमें डालना है टू दी शुगर सोल्यूशन। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस टू 4 to 5 hours, यानी अब इसे क्या करना है? कवर करके रखना है, गर्म जगह पे रखना है 4 से 5 घंटे तक। नाउ स्मेल दी सोल्यूशन, अब सोल्यूशन को स्मेल करके देखो। कैन यू गेट अ स्मेल? क्या आपको स्मेल मिल रही है? सो दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट, यानी अब जो स्मेल आ रही है ना इस एक्टिविटी के बाद, इस एक्टिविटी के बाद स्मेल आ रही है आपको एल्कोहल की। क्यों? क्योंकि जो शुगर है वो कन्वर्ट हो चुका है आपका एल्कोहल में, और किसने कन्वर्ट करा है? ईस्ट ने कन्वर्ट करा है आपका। So this process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation, यानी fermentation क्या है? शुगर का conversion into alcohol, उसे क्या कहोगे? fermentation कहोगे। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लुइस पास्चर ने आपका fermentation डिस्कवर करा इन 1857, ये पूछा जाएगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके MCQ 1 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, तो इसे याद कर लीजिएगा। अब मेडिसिनल यूज़ क्या होता है? कमर्शियल यूज़ तो जिसमें आपका कमर्शियली लार्ज स्केल पे काम हो रहा था, है ना, और दूसरा ज़्यादा प्रॉफिट के लिए भी, अल्कोहल, वाइन वगैरह। अब मेडिसिनल यूज़, दवाइयों में क्या यूज़ है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसको पढ़ते हैं। वेन एवर यू फेल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स, यानी जब भी आप बीमार पड़ते होंगे तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक टैबलेट्स देता होगा, या कैप्सूल देता होगा, या इंजेक्शन, सच एज ऑफ पेनिसिलिन, यानी पेनिसिलिन के कुछ इंजेक्शन या एंटीबायोटिक टैबलेट या कैप्सूल्स वगैरह देते होंगे। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन मेडिसिन का सोर्स क्या बने कहाँ से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, है ना। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये मेडिसिन बेसिकली क्या करती हैं? ये मार देती हैं, और या फिर जो आपके डिसीज कॉजिंग यानी बुरे वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हार्मफुल है हमारे लिए, उनकी ग्रोथ को क्या कर देती है? स्टॉप कर देती है। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, है ना। एंटी मीन्स अगेंस्ट होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में आप देख सकते हो, मैं यहाँ लिख के बता देती हूँ, एंटीबायोटिक्स, ओके। तो एंटीबायोटिक्स में आपका एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, और बायो बेसिकली बायो का मतलब होता है लाइफ, तो अगेंस्ट लाइफ, समझ गए। एंटीबायोटिक्स में का मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ वाला, तो वो भी डिसीज कॉजिंग, है ना। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए तो एंटीबायोटिक हुआ ना, अगेंस्ट लाइफ हुआ, क्योंकि उनकी क्या कर रहे हो आप? बेसिकली ग्रोथ को स्टॉप कर रहे हो, है ना। तो इसलिए इन मेडिसिन को क्या बोला जाता है? एंटीबायोटिक्स, ठीक है। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई, यानी किससे बन रही है? बैक्टीरिया और फंजाई से बन रही हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन,
and erythromycin are some of the commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी पड़ेगी, ये आपसे पूछी जाएगी पक्का से पक्का, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अब ये बॉक्स पहले कर लेते हैं। इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी कौन, 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन द कल्चर ऑफ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। वो किस पे वर्क कर रहे थे, आपके डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया के कल्चर पे वर्क कर रहे थे बेसिकली। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट, यानी सडनली उन्होंने क्या देखा कि कुछ लिटिल ग्रीन मोल्ड आ गए, थोड़े थोड़े हल्की ग्रीनिश कलर के मोल्ड्स आ गए आपके स्पोर्स बेसिकली, उसमें लिटिल ग्रीन मोल्ड्स आ गए कल्चर प्लेट्स में। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी मोल्ड के प्रेजेंस से क्या हो रहा है, आपके जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो प्रिवेंट हो रही है, यानी वो नहीं हो रही है, स्टॉप हो रही है। इनफैक्ट इट इज़ ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया, और इनफैक्ट इसने काफ़ी सारे बैक्टीरिया को मार भी दिया है, ठीक है। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड, और इसी मोल्ड से ये पेनिसिलिन को प्रिपेयर किया गया था। तो ये छोटी सी स्टोरी है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, आपको ये नाम याद रखना है और ईयर याद रखना है बेसिकली। आपने एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ लिया, विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया, जो कि कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स है। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज टू कर्व अ वेराइटी ऑफ डिसीजेज, यानी जो एंटीबायोटिक्स है ये मैन्युफैक्चर की जा रही है स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करके, और वेराइटी ऑफ डिसीजेज को क्योर करने के लिए, सही करने के लिए इसे यूज़ किया जा रहा है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स, यानी एंटीबायोटिक्स को इवन मिक्स भी किया जाता है लाइव स्टॉक और पोल्ट्री की फीड वगैरह में, जिससे कि चेक कर सकें कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो एनिमल्स में होता है उसको चेक करने के लिए। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीजेज, यानी काफ़ी प्लांट डिसीजेज को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of qualified doctor, यानी सिर्फ एक qualified doctor के ही कहने पे आपको लेनी है, ऐसे नहीं लेनी। Also you must complete the course प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, यानी आपको जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है कि इतने टाइम तक खानी है, ये पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, तो आपको करना है। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेज इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर, यानी अगर आप, जब आपको ज़रूरत नहीं है या आपने गलत डोज ले लिया, ज़्यादा ले लिया, कम ले लिया, नीडेड नहीं है जब बिल्कुल भी, तो जो ड्रग है, ड्रग का इफेक्टिवनेस, यानी वो काम करना बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, है ना। अगर आपको फ्यूचर में इसकी ज़रूरत भी पड़ी तो उसकी इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर वो आगे आपको फ़ायदा नहीं देगा। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी में किल दी बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन दी बॉडी, यानी जो आपके अच्छे वाले बैक्टीरिया है ना बॉडी में, उसको भी अननेसेसरी ये मार देगा अगर आप एंटीबायोटिक्स ऐसे ही ले लोगे। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट एफिशिएंट अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। एंटीबायोटिक्स हालांकि आपके इफेक्टिव किसके अगेंस्ट नहीं है, कोल्ड और फ्लू, क्योंकि आपको याद होगा कोल्ड और फ्लू कौन कॉज करता है, वायरसेस कॉज करते हैं, और एंटीबायोटिक्स बेसिकली बैक्टीरिया वगैरह के लिए, है ना, इन सब के लिए। वायरसेस वगैरह के लिए नहीं होती, बाकी चीज़ों के लिए होती है, तो इस वजह से ये कोल्ड और फ्लू को नहीं ठीक करता है। नेक्स्ट आता है हमारा वैक्सीन। वाई आर चिल्ड्रन और इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। अब ये बच्चे या पूछ रही है कि चिल्ड्रन मतलब बच्चे या इन्फेंट जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें वैक्सीनेशन क्यों दी जाती है ना। अब इसने क्वेश्चन पूछा तो आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा कि व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब एंटर आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स टू फाइट द इन्वेडर। अब जब कोई भी डिसीज कॉजिंग माइक्रोब आता है, मतलब कोई भी बीमारी फैलाने के लिए गंदा मॉन्स्टर आता है हमारी बॉडी में, माइक्रोब एक गंदा मॉन्स्टर है ना, जो कि बीमारी फैलाएगा। अब वो डिसीज कैरिंग माइक्रोब जब भी एंटर करेगा बॉडी में, तो बॉडी क्या प्रोड्यूस कर देगी, अपने एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कर देगी इन्वेडर को, जो इन्वेड कर रहा है, जो हमला कर रहा है उसके अगेंस्ट, ठीक है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन। या बॉडी को पता है कि अगर ये दुश्मन दोबारा आया तो
क्या नाम है, इसकी बैंड कैसे बजानी है, इससे लड़ाई कैसे करनी है, ठीक है। बॉडी बहुत समझदार है। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबायोटिक्स। अगर कोई मरा हुआ या फिर बहुत ही ज़्यादा वीक माइक्रोब आता है ना हमारी एक हेल्दी बॉडी में, तो जो बॉडी है वो फाइट कर देती है, डिशुम डिशुम करती है और आपके इन्वेडिंग बैक्टीरिया को मार देती है सूटेबल एंटीबायोटिक्स फॉर्म करके, यानी अपनी सेना उसके अकॉर्डिंग बना के उसकी क्या नाम है, उसकी छुट्टी कर देती है, उसको भगा देती है माइक्रोब्स को, है ना। द एंटीबायोटिक्स रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड। और जो एंटीबायोटिक्स है फिर वो बॉडी में ही रह जाती हैं और फिर हम प्रोटेक्टेड हो जाते हैं फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। यानी फिर वो जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब है फिर वो दोबारा परेशान नहीं करता, वो दोबारा एंटर नहीं करता। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क। इसी तरीके से वैक्सीन वर्क करती है। सेवरल डिसीजेज इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। यानी ये सब किससे प्रिवेंट करी जा सकती हैं, वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट करी जा सकती है। एडवर्ड जेनर, इन्होंने डिस्कवर करा वैक्सीन को फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद कर लीजिएगा। इन आवर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीजेज। यानी बचपन में आपको कुछ इंजेक्शन दिए होंगे आपको प्रोटेक्शन के लिए, है ना, कुछ डिसीजेज के अगेंस्ट। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिसीजेज। यानी क्या आप ये लिस्ट डाउन कर सकते हो कि किस किस चीज़ों पे किस किस डिसीजेज के अगेंस्ट लड़ने के लिए आपको इंजेक्शन लगे थे। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। यानी आप अपने पेरेंट्स से भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि आप तो बहुत छोटे थे ना जब आपको इंजेक्शन लगा, आपको तो याद भी नहीं होगा इतना, तो अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं एंड लिस्ट डाउन कर सकते हैं। इट इज़ असेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिसीज। यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सारे बच्चों को इन डिसीजेज से बचाने के लिए। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल्स। यानी जो नेसेसरी वैक्सीन्स हैं वो कहाँ मिलती हैं, नियर बाय हॉस्पिटल्स में अवेलेबल रहती हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी। यानी आपने टीवी या न्यूज़पेपर पे भी दिखाया होगा या देखा करा होगा एडवर्टाइजमेंट, जो ऐड आता है बेसिकली उसमें, रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम, है ना। आपके चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट पोलियो एक पल्स पोलियो प्रोग्राम चला था। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। जो पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं ना, दी जाती है चिल्ड्रंस को, छोटे छोटे बच्चों को, वो वैक्सीन ही होती है एक्चुअली। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में जो कैंपेन चला था अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, उससे फाइनली क्या हुआ, इरेडिकेशन, यानी बिल्कुल वो ख़त्म हो गए। क्या हो गए, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं फ्रॉम मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी ऑलमोस्ट पूरे दुनिया से वो ख़त्म हो चुके हैं। दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिसीज। यानी इन दिनों क्या है, वैक्सीन्स को बनाया जाता है लार्ज स्केल पे, बड़े अमाउंट में, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिससे कि किसको प्रोटेक्शन दी जाए, ह्यूमन्स को और दूसरे एनिमल्स को सेवरल डिसीजेज से। अब और आपके क्या थे यूजेस, उसमें से अब आपका नेक्स्ट यूज आ जाता है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। आप सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करता है। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू इनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं फ्रॉम एटमोसफेयर, जिससे कि सॉइल इनरिच हो, है ना। इनरिच यानी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो भरपूर, नाइट्रोजन से इनरिच हो पूरी, और उसकी फर्टिलिटी क्या करती है, इंक्रीज कराते हैं। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। यानी बायोलॉजिकली जो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, इन माइक्रोब्स को ये बोला जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। याद रखिएगा, जो कि जो बैक्टीरिया आपके नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग आपके साइनोबैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आपसे पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या है, तो साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब नेक्स्ट एक बताया था मैंने, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए कैसे हेल्प होती है। अब जो बूजो और पहेली है, हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर। यानी उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि स्कूल गार्डनर ना कुछ मैन्योर तैयार कर रहा है, खाद तैयार कर रहा है। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्टेज ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाय हाउसेज। यानी अपने दोस्तों के संग उन्होंने क्या करा, प्लांट के, वेजिटेबल के, फ्रूट्स वगैरह के वेस्टेज, छिलके विलके जो भी चीज़ें हैं ना, वेस्ट वगैरह, उसको अगल बगल के घरों से लिया, गार्डन वगैरह से लिया। दे पुट देम इन अ पिट
मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, यानी उन्होंने एक गड्ढे पे डाला। पिट मतलब एक गड्ढा होता है, फॉर वेस्ट डिस्पोजल जहाँ वेस्ट डिस्पोज ऑफ होता है वहाँ पे। आफ्टर सम टाइम इट डीकम्पोज्ड एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर, और कुछ समय बाद क्या हुआ, वो डीकम्पोज हुए और उसके बाद किस में कन्वर्ट हो गए, मैन्योर में कन्वर्ट हो गए, खाद में। बूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। अब बूजो और पहेली को क्यूरियोसिटी जगी, उन्होंने कहा कि अब ये कैसे होता है, अब हमें देखना है, जानना है, ठीक है। उससे पहले एक एक्टिविटी कर लेते हैं। टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल, यानी 2 पॉट लेने हैं और फिर हाफ पॉट को फिल कर देना है मिट्टी से। मार्क दैम ए एंड बी, फिर 2 पॉट है ना, तो पहले वाले को ए, दूसरे वाले को बी से मार्क कर दो। पुट प्लांट वेस्ट इन अ पॉट ए, मतलब प्लांट वेस्ट को पॉट ए में डाल दो। एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बोटल्स और ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज को पॉट बी में डाल दो और दोनों पॉट को असाइड रख दो, एक तरफ रख दो और ऑब्जर्व करो 3 से 4 हफ्ते बाद। अब डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ 2 पॉट्स, यानी दोनों पॉट्स के कंटेंट में आपको कुछ डिफरेंस पता चला? इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस, अगर हाँ पता चला तो क्या डिफरेंस है? यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बिन डीकम्पोज, यानी आपको क्या पता चलेगा, जो प्लांट ए, जो पॉट ए है उसमें जो वेस्ट था, प्लांट वेस्ट, वो डीकम्पोज हो चुका है। हाउ डिड दिस हैपन, अब ये कैसे हुआ? द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, अब जो प्लांट वेस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, मैन्योर में कन्वर्ट हो गया बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स की वजह से ये कन्वर्ट हो गया मैन्योर में। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज बाय प्लांट्स अगेन, अब जो न्यूट्रिएंट्स यूज हुए हैं, रिलीज हुए हैं इस प्रोसेस में, वो प्लांट दोबारा यूज़ कर लेगा। डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल एंड ब्रोकन टॉय पार्ट डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंजेस, यानी ये पॉट बी वाले तो कोई से भी डिकम्पोज नहीं हुआ, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर, और क्योंकि माइक्रोब्स उस पर एक्ट ऑन नहीं कर सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते उसे मैन्योर में। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड, यानी आपने कई बार देखा होगा कि बहुत लार्ज अमाउंट में डेड ऑर्गेनिक मैटर आपके प्रेजेंट होते हैं डिकेइंग प्लांट्स में, जो गल रहे होते हैं प्लांट्स, है ना, और समटाइम्स कुछ डेड एनिमल जो ग्राउंड में होते हैं उसकी फॉर्म में भी। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम, और आपको पता लगता है कि वो काफ़ी कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, यानी ये इसलिए होता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर देते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट प्लांट और एनिमल्स के, और उनको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंसेज में। दी सब्सटेंसेज आर अगेन यूज बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, और फिर ये सब्सटेंसेज प्लांट्स, दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स अगेन यूज़ कर लेते हैं। दस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप द इन्वायरमेंट, इसी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस को डिग्रेड करने में हेल्प करते हैं, और इसी वजह से ये क्या करते हैं, देयर बाय इन्वायरमेंट को क्लीन करके रखते हैं, क्योंकि सारे ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह जो होता है सबको ये डिकम्पोज कर देते हैं, है ना, और फिर सिंपल सब्सटेंसेज में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब सिंपल सब्सटेंसेज में बन जाते हैं तो फिर ये दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स से दोबारा यूज़ कर लेते हैं, फिर दोबारा ये डीके होंगे, फिर दोबारा वही, तो ये प्रोसेस क्लीनिंग अप का चलता रहेगा। काफ़ी सही है प्रोसेस। अब अच्छे वाले तो बात कर लिए, अब किसकी बात करेंगे, बुरे वाले की, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। हीरो की बात हो गई, अब किसकी बात होगी, विलन की बात होगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफ़ी हार्मफुल हैं काफ़ी तरीकों में। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीजेज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, काफ़ी सारे तो ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स में डिसीजेज कॉज करते हैं। सच डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, यानी जो डिसीज कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें क्या कहा जाता है, पैथोजेंस कहा जाता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड को स्पॉइल करते हैं, फूड को सड़ाते हैं, ख़राब करते हैं, क्लोथ्स को, लेदर वगैरह को स्पॉइल कर देते हैं। इसके बारे में हम और पढ़ते हैं। डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन में डिसीज़ कॉज करते हैं। अब सबसे पहले पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, यानी पैथोजन कैसे एंटर करता है हमारी बॉडी में, जो हवा है, जो हवा को हम ब्रीथ इन करते हैं, जो सांस लेते हैं उसके थ्रू एंटर करा। द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी
एट, यानी जो पानी हमने पिया, जो खाना हमने खाया, उसके थ्रू बॉडी के अंदर पैथोजन आ जाएंगे। पैथोजन क्या है? डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। और ये और किस किस तरीके से आ सकते हैं बॉडी के अंदर? या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है हमारा किसी इन्फेक्टेड पर्सन जिससे ये चीज़ हो रखी है, उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है, या फिर कोई एनिमल है जो ये कैरी डाउन कर रहा है ना। माइक्रोबियल डिसीजेज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेज। यानी माइक्रोबियल डिसीजेज जो कि आपके स्प्रेड होती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में, किसके थ्रू? हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, खाने के थ्रू या फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू। उसे क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीजेज। जो कम्युनिकेट हो रही है ना, बेसिकली स्प्रेड हो रही है आपकी, तो वो क्या है? कम्युनिकेबल डिसीजेज के अंडर आ रही है। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इसके? कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारे क्या हैं? कम्युनिकेबल डिसीजेज के एग्जाम्पल हैं। When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in air। यानी जब कोई सी पर्सन को क्या होता है? कॉमन कोल्ड होता है, तो जब वो छींकेगा तो छींकने के बाद क्या होता है? कुछ ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं आपकी, उसमें बहुत सारे वायरसेस होते हैं, वो स्प्रेड कर जाते हैं एयर में। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। यानी जो वायरस है वो फिर एंटर कर जाएगा एक हेल्दी बॉडी के अंदर, और हम सांस लेंगे तो हमारे अंदर एंटर कर जाएगा, है ना, और इन्फेक्शन कॉज करेगा। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज? यानी फिर हम कैसे बचे कम्युनिकेबल डिसीज से? तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड कीप अ हैंकरचीफ ऑन दी नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। यानी इन्फेक्टेड पर्सन से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के खड़े रहो, एंड साथ ही साथ अपना हैंकी यूज़ करो, अपनी नोज और माउथ को कवर करते टाइम, मतलब छींकते टाइम कवर कर लो। There are some insects and animals which act as carriers of disease। यानी कुछ इंसेक्ट और एनिमल्स है जो कि एज अ कैरियर एक्ट करते हैं, यानी डिसीज़ को कैरी कर रहे हैं। कैरियर मतलब क्या होता है? डिसीज़ को कैरी कर रहे हैं। कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। यानी हाउस फ्लाई जो है ना, मक्खी जो होती है, वो एक ऐसा ही कैरियर है। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। अब जो वो मक्खी होगी वो क्या करेगी? कूड़े पे बैठेगी, एनिमल के एक्सक्रीटा पे, वेस्ट मटेरियल जो बॉडी वेस्ट मटेरियल होता है एनिमल का, उस पे बैठ के आएगी, है ना। अब पैथोजन स्टिक हो जाएगा उसकी बॉडी से। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन दी अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफर दी पैथोजन। अब वो जो फ्लाई उड़ती उड़ती आएगी और आपके जो खाना ढका हुआ नहीं है उस पर बैठ जाएगी, है ना, और पैथोजन को क्या कर देगी? ट्रांसफर कर देगी। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick। यानी जिसने ये कंटेमिनेटेड फूड खा लिया जिसपे पैथोजन का ट्रांसफ़र हुआ है, वो क्या है? बीमार पड़ जाएगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसलिए एडवाइस किया जाता है, इसलिए बोला जाता है कि हमेशा अपना खाना ढक के रखो। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। यानी जो आइटम्स आपके कवर्ड नहीं है उसको अवॉइड करना चाहिए खाने से। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज़ द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। यानी एक और एग्जाम्पल क्या है? एक तो हमने फ्लाइज के बारे में पढ़ा, हाउस फ्लाई के बारे में, एक हमने पढ़ा है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बारे में, जो कि मलेरिया का पैरासाइट कैरी करती हैं, प्लाज्मोडियम, ठीक है, मलेरिया कॉज करती हैं। साथ ही साथ एक और मैं मॉस्किटो का नाम बताना चाहूँगी आपको, वो है फीमेल एडीज मॉस्किटो, जो कि डेंगू वायरस को कॉज करती है, कैरियर है ये, है ना। सारी फीमेल ही डिसीज़ कॉज करेंगी, ठीक है। तो अब हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू? हम कैसे बचें इससे, ठीक है। वाई डज द टीचर केप टेलिंग अस टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड? यानी अपने नेबरहुड में कहीं भी पानी कलेक्ट होने से क्यों टीचर मना करती हैं? क्यों मना करती हैं? क्योंकि ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। यानी सारे जो मच्छर होंगे पानी के आसपास ही पैदा होते हैं, है ना। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। यानी इसीलिए किसी को पानी कलेक्ट होना नहीं देना चाहिए कहीं पे भी। कूलर्स वगैरह, टायर्स है, फ्लावर पॉट है, इन सब की सफाई कर लेनी चाहिए, है ना, और इनमें पानी कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए। बाय कीपिंग दी सराउंडिंग्स क्लीन, आपको सराउंडिंग क्लीन रखनी चाहिए, ड्राई रखनी चाहिए, जिससे मॉस्किटोज प्रिवेंट हो सकें फ्रॉम ब्रीडिंग। यानी वो जितना ब्रीड नहीं करेंगे, जितना अपनी पॉपुलेशन ना बढ़ाएं, जितना वो पैदा ना हो, उतना ज़्यादा बेहतर है ना। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, यानी मलेरिया से बचने के लिए जो जो मेजर्स हैं, जो जो सेफ्टी मेजर्स वगैरह हैं, उसको लिस्ट डाउन करना चाहिए जिससे कि हम अवॉइड कर सकें। अब देखो कुछ कॉमन ह्यूमन डिसीजेज जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं। देखो सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया कॉज करता है, कैसे फैलता है, एयर के थ्रू, ठीक है। मिजल्स आपके वायरस, चिकन पॉक्स वायरस, पोलियो वायरस, ये तीनों एयर कॉन्टैक्ट वाटर के साथ मोड ऑफ ट्रांसमिशन का, ये आप पढ़ सकते हो। इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है जो जनरल यूज़ करते हैं, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, यानी कंप्लीट आइसोलेशन, अकेला छोड़ दो उसे, ठीक है, कोई मत जाओ उसके पास, अकेले रूम में छोड़ दो उसको, आइसोलेट रखो। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स, यानी जो उसका पर्सनल आइटम है उससे दूसरे लोगों को अलग रखो। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज, यानी वैक्सीनेशन भी देनी चाहिए एट अ सूटेबल एज, मिल जानी चाहिए इसकी वैक्सीनेशन। अब कॉलरा और टाइफाइड, ये क्या है, दोनों बैक्टीरियल डिसीजेज हैं, है ना। कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, वाटर के साथ, बेसिकली वाटर से ये हो रहा है। तो आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना है, गुड सैनिटरी हैबिट्स मेंटेन करके रखनी है, प्रॉपरली कुक्ड खाना खाना है, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पीना है और वैक्सीनेशन कराना है बेसिकली। हेपेटाइटिस ए कौन कॉज करता है, वायरस कॉज करता है, वायरल डिसीजेज है। कहाँ कैसे आपका ट्रांसमिट होता है, वाटर के थ्रू। तो आपको इसमें क्या है, जनरल मेजर्स क्या है, वो है कि बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहिए, वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। मलेरिया प्रोटोजोन डिसीजेज है, एक मॉस्किटो कॉज करता है जिसका नाम आपको कमेंट में बताना है क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया है। यूज़ मॉस्किटो नेट यूज़ करो। रेपेलेंट्स वगैरह हैं वो आता है ना, ओडोमास वगैरह, वो सब यूज़ करो। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन दी सराउंडिंग्स, यानी अपने सराउंडिंग्स में पानी कलेक्ट मत होने दो तो पैदा ही नहीं होंगे मच्छर, है ना। सम ऑफ द कॉमन डिसीजेज अफेक्टिंग ह्यूमंस, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड्स, ये आपके इस टेबल में शो रखे थे। ये टेबल आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये पक्का से पूछी जाएगी, आप याद कर लीजिएगा। इन अदर एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज़ अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज कॉज बाय बैक्टीरियम। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है एंथ्रेक्स बहुत ही डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिसीज है जो कि एक बैक्टीरिया कॉज करता है। फुट एंड माउथ और डिसीज ऑफ कैटल इज़ यूज बाय अ वायरस, इज़ कॉज बाय अ वायरस, यानी जो फुट और माउथ डिसीजेज है कैटल की, वो कौन कॉज करता है, वायरस कॉज करता है, ये भी आपको याद रखना है। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स, अब प्लांट्स में कौन सी डिसीजेज हैं जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज करते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीजेज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स, इन सब में ये क्या करता है, डिसीजेज कॉज करता है। द डिसीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, यानी जो क्रॉप्स की यील्डिंग है उसको क्या करता है, रिड्यूस डाउन करता है, कम करता है। और टेबल आप देख सकते हैं, फॉर सम सच प्लांट डिसीजेज दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय सर्टेन केमिकल्स विच कैन किल माइक्रोब्स, यानी कुछ केमिकल्स के थ्रू ये कंट्रोल भी हो सकते हैं जो माइक्रोब्स को ख़त्म कर सकते हैं, मार सकते हैं। अब देखो ये तीन ही दे रखे हैं तो देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप खुद देख लो इसका नाम भी और क्या कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरिया कॉज करना है ना, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर। रस्ट ऑफ वीड, ये फंजाई कॉज करती है ना, फंगी एयर सीड से ये ट्रांसमिट होता है। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, ओकरा जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो कौन कॉज करता है, वायरस कॉज करता है। और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट ट्रांसमिट करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ पढ़िएगा, ये पेपर में आएगा आपके। फूड पॉइजनिंग, अब Bhujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said his condition could be due to food poisoning. अब देखो भूजो को इनविटेशन आया, उसके दोस्त ने इनवाइट करा तो वो गया पार्टी में, उसने वेराइटी ऑफ फूड स्टफ खाया, खूब सारे उसने सामान खाया पार्टी में, और जब वो घर पहुंचा तो उसने ना वॉमिटिंग करनी चालू कर दी। अब वॉमिटिंग करनी चालू कर दी तो उसको लेके गए हॉस्पिटल। अब डॉक्टर ने क्या कहा, उसकी ये कंडीशन किस लिए हुई है, फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई है। अब क्या नाम है, पहेली सोच रही है कि एक फूड कैसे एक पॉइजन बन सकता है ना, खाना कैसे पॉइजन हो सकता है। तो देखो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी फूड पॉइजनिंग कब हो सकती है, जब आप कोई ऐसा खाना खा लो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से खराब हो गया हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट ग्रो ऑन आर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेज, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे खाने पे
ग्रो करते हैं वो कभी कभार टॉक्सिक सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। और इससे फूड क्या हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, जिससे सीरियस इलनेस, बहुत सीरियस बीमारी हो सकती है और इवन डेथ भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम खाने को प्रिजर्व करके रखें और उसे स्पॉइल्ड होने से बचाएं। अब फूड प्रिजर्वेशन की कुछ टिप्स हैं। देखो, हमने कुछ मेथड्स पढ़े और फूड को प्रिजर्व करना और खाने फूड्स ग्रेन्स वगैरह को स्टोर करके रखना। तो अब कैसे प्रिजर्व करेंगे कुक्ड फूड आइटम्स को, जो घर पे पके हुए खाना है उसको कैसे प्रिजर्व करें। तो देखो, जैसे ब्रेड है, ब्रेड अनयूज्ड आपने छोड़ दिए, वो मॉइस्ट कंडीशन के अंडर फंगस के थ्रू अटैक हो जाएगा उस पर, है ना। तो आपको पता है अच्छे से, तो फिर उसे मत खाओ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं। जो स्पॉइल्ड फूड है वो बैड स्मेल और बैड टेस्ट देने लगता है और एक कलर में भी चेंज दिखाता है। तो क्या स्पॉइलिंग ऑफ फूड एक केमिकल चेंज है? इसका आंसर आपको कमेंट पे देना है। पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज। यानी पहेली ने ना कुछ मैंगोज खरीदे, मैंगोज लेके आई, लेकिन उसने कुछ दिनों तक नहीं खाए। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड। यानी बाद में उसे क्या पता चला कि वो खराब हो गए और रॉटन हो गए, सड़ गए। बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन उसे ये पता है कि जब उसकी दादी आम का अचार बनाती हैं तो वो तो ख़राब नहीं होता काफ़ी समय तक। तो इसलिए वो क्या है, कन्फ्यूज्ड है थोड़ी। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉमन मेथड्स को पढ़ते हैं जो हमारे घर में यूज़ होते हैं प्रिजर्व करने के फूड को। तो वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसे हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचाना होता है। अब कुछ केमिकल मेथड होते हैं जैसे कि सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स। क्या? सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स ये कॉमन केमिकल हैं जो कि जनरली यूज़ होते हैं टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कॉमन केमिकल हैं जो कि चेक करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव, जो प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इन्हें प्रिजर्वेटिव कहते हैं। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। यानी हम या तो नमक डालते हैं या तो एसिड प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं अचार में, जिससे कि माइक्रोब्स का अटैक ना हो, है ना, बचे उससे। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबिस सल्फाइड, ये कॉमन प्रिजर्वेटिव है, आपके याद रखने, आपको इंपॉर्टेंट है भाई ये बहुत ज़्यादा। दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्वैशेस टू चेक देयर स्पॉइलेज। यानी ये जैम्स वगैरह और स्क्वैशेस में भी डाले जाते हैं जिससे वो स्पॉइल ना हो। प्रिवेंशन बाय कॉमन सॉल्ट, यानी कॉमन सॉल्ट से कैसे प्रिवेंशन होता है। अब कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस। यानी कॉमन सॉल्ट को किस लिए यूज़ करा जाता है, मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी लंबे समय से। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट, यानी ड्राई सॉल्ट में कवर करा जाता है जिससे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज और टेम्बरिन, है ना, इमली वगैरह, आंवला और कच्चे आम वगैरह, इन सबको प्रिजर्व करने के लिए भी सॉल्टिंग की जाती है, नमक छिड़का जाता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, यानी शुगर से कैसे प्रिजर्व करते हो। जैम्स हो गई, जेलीज हो गई, स्क्वैशीज हो गई, ये सब प्रिजर्व की जाती हैं बाय शुगर। ये सब किससे प्रिजर्व की जाती है, शुगर से। अब शुगर क्या करता है, रिड्यूस करता है मॉइस्चर कंटेंट को, जो कि इनहिबिट करता है आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ को और इवेंचुअली आपका फूड बर्बाद होने से, स्पॉइल होने से बच जाता है। प्रिवेंशन बाय ऑयल और विनेगर, यानी ऑयल से और विनेगर से कैसे प्रिवेंशन होगी। जब आप ऑयल और विनेगर को यूज़ करोगे तो आप ना पिकल के स्पॉइलेज को बचा लोगे, पिकल आपका सड़ेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो आपके ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता। अब जो वेजिटेबल है, फ्रूट, फिश, मीट, इन्हें भी ऑफन प्रिजर्व किया जाता है इसी मेथड से, ऑयल और विनेगर वाले मेथड से। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, अब ऐसे ट्रीटमेंट भी दिए जाते हैं गर्म और ठंडे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व वॉट योर मदर बॉइलिंग मिल्क ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड। आपने देखा होगा कि आज जो घर में है ना, घर में पहले दूध उबलता है ना, पहले दूध उबाला जाता है, फिर उसी के बाद उसको स्टोर करा जाता है, ये यूज़ करा जाता है। अब क्यों करा जाता है, क्यों? बिकॉज बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि जब बॉयल करते हो ना तो काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन दी रेफ्रिजरेटर, सिमिलरली हम क्या करते हैं, अपने खाने को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर से आपके माइक्रोब्स की ग्रोथ इनहिबिट होती है, यानी माइक्रोब्स ग्रो नहीं करते हैं।
अब इसका क्वेश्चन है व्हाई डज द मिल्क डेट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल, यानी जो दूध आपके पैकेट्स वगैरह में आता वो क्यों नहीं ख़राब होता। माई मदर टोल्ड मी डैट द मिल्क इज़ पैस्चराइज्ड, यानी पास्चराइज है आपका ये वाला दूध। व्हाट इज़ पास्चराइजेशन, यानी पास्चराइजेशन क्या होता है। देखो पास्चराइज मिल्क आप कंज्यूम कर सकते हो, कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, यानी आप इसे बिना बॉयल करे भी कंज्यूम कर सकते हो क्योंकि ये हार्मफुल माइक्रोब से फ्री होता है, इसमें नहीं होते। ये जो मिल्क होता है, मिल्क को क्या कर दिया जाता है, हीट कर दिया जाता है टू अबाउट 70 डिग्रीज फॉर 15 to 30 सेकेंड, और उसके बाद सडनली चिल कर दिया जाता है और स्टोर कर दिया जाता है। अब इससे क्या होगा, इससे बेसिकली होगा कि ये जो माइक्रोब की ग्रोथ है इसको प्रिवेंट करेगा, मतलब होगी नहीं ग्रोथ। दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर, इस प्रोसेस को भी किसने डिस्कवर करा था, पास्चराइजेशन वाले लुईस पास्चर ने करा था, इसलिए इसका नाम भी पास्चराइजेशन पड़ गया। अब स्टोरेज एंड पैकेजिंग, मतलब स्टोर कैसे करा और फिर पैकेज कैसे करा, ठीक है। दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेज टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, है ना। मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह आते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह हैं, इन सबको एयर टाइट पैकेट्स में सील कर दिया जाता है जिससे माइक्रोब अटैक ही ना करें। अब एक टॉपिक आ जाता है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन का। नाइट्रोजन फिक्सेशन, यू हैव लर्न अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6th and 7th, यानी आपने बैक्टीरियम राइजोबियम के बारे में पढ़ा होगा 6th और 7th क्लास में। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, यानी किस में इन्वॉल्व था ये, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। इन लिग्यूमिनस प्लांट्स, यानी पल्सेस, है ना। लिग्यूमिनस प्लांट्स कौन से थे, पल्सेस वगैरह, उसके नाइट्रोजन के फिक्सेशन में ही इन्वॉल्व थे। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट्स, यानी राइजोबियम कहाँ रहते हैं, आपके रूट नोड्यूल्स में रहते हैं लिग्यूमिनस प्लांट्स के, सच एज बीन्स और पीस, with which it has symbiotic relationship, यानी इसका क्या है, symbiotic relationship है इसके साथ, ठीक है। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, यानी नाइट्रोजन कैसे फिक्स हो जाता है, लाइटनिंग के एक्शन से। बट यू नो दैट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी आपको पता है फिर कि जो अमाउंट है नाइट्रोजन का एटमोसफेयर में कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यू मे वंडर हाउ, अब आप सोचोगे कैसे, तो हम इसे नेक्स्ट सेक्शन से पढ़ते हैं। देखो ये रूट्स है लिग्यूमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स के साथ। अब देखो नाइट्रोजन साइकिल, आर एटमोसफेयर है 78% नाइट्रोजन गैस, कितनी परसेंट एटमोसफेयर में नाइट्रोजन है, 78%। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट्स ऑफ प्रोटीन, यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का काफ़ी ज़्यादा असेंशियल पार्ट है, काफ़ी ज़्यादा असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि ये प्रोटीन का पार्ट बनाता है एक तरीके से। क्लोरोफिल हो गया, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, इन सबको बनाने का एक इम्पॉर्टेंट आपका असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, पार्ट है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कांट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स और एनिमल्स, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स नहीं कंटेन कर सकते, नहीं ले सकते हैं, डायरेक्टली नहीं ले सकते। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यानी कुछ बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होती हैं और इस नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं एटमॉस्फेयर से और फिर कन्वर्ट कर देती हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स में। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड, जब ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है आपका यूजेबल कंपाउंड में, इट कैन बी यूटिलाइज बाय प्लांट फ्रॉम दी सॉइल, यानी अब ये यूटिलाइजेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और जो प्लांट है वो यूटिलाइज कर सकते हैं फ्रॉम दी सॉइल उनके रूट सिस्टम के थ्रू। नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड, अब जो नाइट्रोजन है फिर इसे यूज़ किया जाता है प्लांट प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए और दूसरे कंपाउंड्स बनाने के लिए। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड, अब जो एनिमल फीड कर रहे हैं इन प्लांट्स पे वो प्रोटीन्स लेते हैं और दूसरे नाइट्रोजन कंपाउंड्स पे फीड करते हैं। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous wastes into nitrogenous compound to be used by plant again. अब जब ये प्लांट और एनिमल मर जाते हैं तो जो बैक्टीरिया और फंजाई प्रेजेंट होते हैं सॉइल में वो इस नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड में और फिर दोबारा से प्लांट्स उसे यूज़ कर लेते हैं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, और कुछ दूसरे बैक्टीरिया इनके कुछ पार्ट्स को क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं और नाइट्रोजन गैस में और वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं, है ना।
एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट, यानी इसलिए परसेंटेज नाइट्रोजन की एटमोसफेयर में कॉन्स्टेंट ही बनी रहती है। आप नाइट्रोजन साइकिल देख सकते हो, देखो एटमोस्फेरिक साइकिल कहाँ गई, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने फिक्स करा एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को, बैक्टीरिया इन टर्न जो नाइट्रोजन को है नाइट्रोजन कंपाउंड्स में उसने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जो कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के वो सॉइल में गए, सॉइल के बाद बैक्टीरिया ने कंपाउंड्स को टर्न कर दिया नाइट्रोजन के गैसेज नाइट्रोजन में, फिर एटमोसफेयर में नाइट्रोजन चली गई। ऐसी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में लाइटनिंग के प्रोसेस से क्या हुआ, आपके कंपाउंड बन गए नाइट्रोजन के, फिर उसके बाद आपके बैक्टीरिया ने फिर नाइट्रोजन को गैसेज नाइट्रोजन में चेंज कर दिया, फिर एटमॉस्फेयर में चले गए। अब लाइटनिंग के प्रोसेस के बाद एक क्या होता है, कंपाउंड जब बन गया आपका नाइट्रोजन का, उसके बाद प्लांट्स ने उसको ले लिया, प्लांट्स लेने के बाद एनिमल्स ने उस प्लांट को खा लिया। उसके बाद क्या हुआ, आपका जो नाइट्रोजनस वेस्ट आपके एक्सक्रीशन से या उनकी डेथ से बना है, उसके बाद फिर कंपाउंड वही नाइट्रोजन का बन गया, फिर उसके बाद वही नाइट्रोजनस गैसेज बन गई, फिर एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। तो एक नाइट्रोजन की साइकिल चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। तो आई होप सो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।